नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के रोहतक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित जनसभा को संबोधित किया है और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास और समृद्धि की है, निष्पक्षता की गारंटी देती है और दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस परिवार है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की बेड़ियों में पूरे हरियाणा को फिर से जकड़ना चाहता है। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है और इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबों को भरने का काम किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, कांग्रेस ने केवल जेब भरने का काम किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार जहां देश के खिलाड़ियों को तरह तरह की योजनाएं एवं खेल प्रतियोगिताएं चलाकर उनका उत्साह बढ़ा रही है, तो उत्तराखंड प्रदेश की धामी सरकार भी पीछे नहीं है। प्रदेश सरकार राज्य के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना सहित अनेक योजनाएं एवं खेल प्रतियोगिताएं चलाकर ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय हो रही और राज्य स्तरीय सभी खिलाड़ियों को एक समान देते हुए उनका उत्साह बढ़ा रही है और खेलों के अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अवसर देने और उनको आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। और इसी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रदेश भर में जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में बच्चे प्रतिभा कर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बताते चले कि प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही है और तमाम योजनाएं चला रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी तक देने का काम उत्तराखंड में धामी सरकार कर रही है और इसके साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी धामी सरकार लगातार प्रतिबद्ध रहती है। बताते चले कि जिस तरीके से देश में जो खिलाड़ी अभी पेरिस ओलंपिक जीत कर आए उनको सम्मानित किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया, इसके साथ ही धनराशि दी और इसी के साथ लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिससे कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ सके और वो खेल के प्रति आगे आकर हमेशा खड़े रहें। चलिए आपको हरियाणा लिए चलते हैं। हरियाणा के रोहतक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास और समृद्धि की है और इसके साथ ही निष्पक्षता की गारंटी देती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस परिवार है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की बेड़ियों में पूरे हरियाणा को फिर से जकड़ना चाहता है। इसके साथ और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो हरियाणा के विकास और समृद्धि की गारंटी देती है, शांति की गारंटी देती है, निष्पक्षता की गारंटी देती है, पारदर्शिता की गारंटी देती है। एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ वही कांग्रेस, वही एक परिवार जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की बेड़ियों में फिर से पूरे हरियाणा को, पूरे रोहतक को फिर से जकड़ना चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने देश की आजादी के बाद लंबे कालखंड तक 60 वर्षों तक इस देश के अंदर किसी पार्टी ने शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। भाइयों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली कोई पार्टी है, भ्रष्टाचार की जननी किसी पार्टी को कहते हैं तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और इसने
देश की जनता को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। चाहे वो दिल्ली का एक शाही परिवार हो, उनके शहजादे विदेशों में जाकर अनाप शनाप बयान देते हैं, या आपके रोहतक में चमचों का परिवार हो, इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबें भरने का काम किया है, अपने घर की तिजोरियां भरने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में रोहतक हो या पूरा हरियाणा हो, भ्रष्टाचार चरम पर था। हर जगह हुड्डा सरकार के दलाल और डीलर जनता की जेब काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे। 108 की तरह उनका जहां भी मौका पड़ता था वो छोड़ते नहीं थे। भाइयों बहनों, नौकरी मांगने जाओ तो उस समय केवल उनको नौकरी मिलती थी जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। जो पढ़ाई लिखाई करते थे, ये हो सकता है कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिली हो वो जरूर उनके गीत गा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकांश लोग आज भी उस शासन को कोसते हैं जहां पर केवल पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा के अंदर चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए किए, हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए किए। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इन 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अनेक योजनाओं के जरिए गरीब किसान और मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। अगर हम सड़कों की बात करें तो 2014 से पहले जब लोग पूछते हैं कि 10 सालों में हरियाणा किस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ा, तो भाइयों बहनों तो याद आता है कि हरियाणा के अंदर सड़क का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, हवाई अड्डे हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, या फिर पेयजल की जो बड़ी समस्या होती थी, उन पेयजल की बड़ी समस्याओं में भी अभूतपूर्व रूप से हरियाणा के अंदर काम हुआ है। आज 100% शुद्ध जल घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आपके क्षेत्र में भी करोड़ों करोड़ों की योजनाएं, सड़कों के क्षेत्र में बड़ी सड़क योजनाओं का निर्माण हुआ है। और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ ही प्रदेश के 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर मसूरी में ऑल मसूरी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने छात्रों के सहयोग से एक रैली निकाली है और जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही मसूरी सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्रों ने भी भाग लिया है। शहीद स्थल से गांधी चौक तक ये रैली निकाली गई है। सभी लोगों से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने की अपील की गई है। वहीं लोगों से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने का आह्वान किया गया है। मसूरी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के महामंत्री नरेंद्र साहनी और रिटायर IAS AS खुल्लर ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सम्मान दिया गया है। आज भी जो लोग संस्कारी हैं वे अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है जो हमारी यूनाइटेड नेशन मनाती है और हम सब हमारी संस्था 2010 से इसे मना रही है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे भाई बहन मसूरी के जितने भी नागरिक हैं, बच्चे हैं, उनको ये एहसास दिलवाना है कि वरिष्ठ नागरिक भी समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को ऊपर ले जाने में, उसको अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हमारे 8 चैरिटेबल प्रोजेक्ट हैं और हमारा चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट है जो हमेशा ही हमारे गांव के जो नज़दीक के भाई बहन हैं, हमारे मसूरी के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और दूसरे नौजवान हैं, उन सबको हम हमेशा उनकी सेवा में तैयार रहते हैं। हमें कुछ बताइए, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। हमारी संस्था, हमारा ट्रस्ट हमेशा ये अवसर ढूंढता रहता है कैसे हम अपने मसूरी के भाई बहनों की सेवा करें। 1 अक्टूबर 1990 में ये किया गया।
जो हमारी यूएनओ है, उन्होंने 15 दिसंबर 1990 में डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वरिष्ठों के लिए मनाया जाएगा, सीनियर सिटीजन के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य था जो उन्होंने अपने जीवन भर कार्य किए उसके लिए उन्हें सम्मान देना और उनका आदर करना, और उनके जो ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे फ़ायदा उठाना। एक तो ये था, साथ ही ये था कि वृद्धों की हम किस तरह से सहायता करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, उनके जो आने वाली समस्याएं हैं उनका हम किस तरह से निवारण कर सकते हैं। तो पूरे विश्व में आज के दिन विभिन्न गोष्ठियों द्वारा, विभिन्न समारोहों द्वारा ये वार्ताएं की जाती हैं कि हम बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं और उनको किस तरह से हम अच्छा जीवन यापन की सुविधाएं दे सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले कई सालों से ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा को लेकर लगातार सिख समुदाय द्वारा आवाज उठाई जा रही है और जिसे लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है। जैसे कि गुरुद्वारा के स्थायी निर्माण के लिए निरंतर धरना चल रहा है, वहीं हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा साहिब की प्रस्तावित भूमि के स्थायी आवंटन के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जहां ज्ञान गोदरी के अध्यक्ष संत जगजीत सिंह शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 अक्टूबर को रोष मार्च भी निकाला जाएगा और जिसमें अल्पसंख्यक सिख इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार से गुरुद्वारा को बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो गुरुद्वारा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा 3 तारीख को, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं उन्होंने रोष को लेकर अपना ऐलान कर दिया है कि वो 3 तारीख को रोष मार्च निकालेंगे और इसके साथ इसमें तमाम सिख समुदाय के लोग जो हैं वो उपस्थित रहेंगे। बताते चले कि स्थायी निर्माण के लिए निरंतर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है सिख समुदाय का, लेकिन अब सरकार के खिलाफ रोष निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही धामी सरकार से गुरुद्वारे को बनवाने की मांग भी की जाएगी। बताते चले कि ये प्रदर्शन 3 अक्टूबर को होगा और रोष मार्च में तमाम सिख समुदाय के लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो गुरुद्वारा को लेकर सिख समुदाय ने आवाज़ उठाई है और जिसको लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। तारीख को 29 सितंबर को हमने गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी में एक कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें हमारे अध्यक्ष जगजीत सिंह हुआ और सारे ही सदस्य मौजूद रहे और सबकी सहमति ये हुई है कि हमने 3 तारीख को, वैसे तो हमारा जो दिन है वो 4 अक्टूबर का है, जो 8 साल हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए 4 अक्टूबर को, लेकिन किसी व्यवस्थाओं की वजह से, सबकी अपने अपने निजी कोई कारणों की वजह से इसका कुछ ऐसा ही इंतजाम करूँगा कि दिल्ली तक आवाज़ जाए। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बैनर्स तो लगवा दिए हैं और जितने भी यहाँ गुरुद्वारे हैं वहाँ मेरी बातचीत हुई है कि वो अपनी संगत से अनाउंसमेंट करेंगे कि जो रोष मार्च है इसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और मुझे उम्मीद है कि 400-500 लोग जो इकट्ठे होंगे और शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और हम 8 साल से जो मार्च निकालते आ रहे हैं यही डिमांड करते हैं। और उधर रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना आज वोटर क्लब पर आयोजित धरने में पहुंचे हैं और इस दौरान विधायक प्रदीप बन्ना ने कहा है कि शहर के वरिष्ठ नागरिक और गेट पास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आईआईटी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रदीप बन्ना ने आगे कहा है कि आसपास कोई पार्क नहीं होने के चलते नगर वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आईआईटी रुड़की का एक अभिन्न हिस्सा है, शहर वासियों को किसमें प्रवेश करने से रोकना गलत है और साथ ही उन्होंने कहा है कि आईआईटी रुड़की और वोट क्लब का अनुबंध काफ़ी समय पहले खत्म हो चुका है। उन्होंने आगे कहा है कि सिंचाई विभाग वोट क्लब को नगर निगम के हवाले करें और वोट क्लब का सौंदर्यीकरण भी किया जाए। आईआईटी की तानाशाही कर दिया और जो आवागमन जनता का रोक दिया गया है, उसके चलते लोगों में रोष था और काफी समय से ये समस्या चल रही है। आप मीडिया के माध्यम आपको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। समझता हूँ कि ऐसा क्या दिक्कत है कि आईआईटी में पास से भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आईआईटी अपना रवैया बदले, पास द्वारा लोग अंदर जाने दें, वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें और उसके द्वारा लोग अंदर जाने दें ताकि लोग अंदर जा सकें, घूम सकें, अपने मेहमानों को घुमा सकें और पर्यटन स्थली है जो लोग घूमें। तो ये आज जनता की आवाज के लिए धरना दिया गया। द्वारा माना विधायक रुड़की श्री प्रदीप बन्ना
ने मिलकर जो है समस्याओं से अवगत कराया। जो मुख्य समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई हैं उनमें से एक है कि पहले जो है आईटी द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार के जिला अधिकारी कामेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। सुबह 10 बजे डीएम अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, परखा और वहीं अस्पताल में साफ सफाई ठीक ना मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश भी दिया है। वहीं जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग और महिला अस्पताल परिसर में नई बनकर तैयार हुई बिल्डिंग का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। डीएम ने जानकारी दी है कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। जल्द ही इस बिल्डिंग को बताते चले कि निष्प्रयोज घोषित कर नई बिल्डिंग का निर्माण होना है। देखिए, आज मिलाप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान इनके जो विभिन्न वार्ड्स हैं और स्पेशली जो डेस्टिट्यूट्स वार्ड्स हैं और जो डेंगू वार्ड है उन सब का निरीक्षण किया गया है। इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया है, साफ सफाई का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ब्लड लेने की स्थिति है जो लगा रखते हैं उसका निरीक्षण किया गया है। इनकी ओटी का निरीक्षण किया गया है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है और निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया में है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको जो है जो नया 200 बेड का बना हुआ है इसमें शिफ्ट करने के लिए जल्दी प्रयास किया जाएगा, जिसमें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी कोई बात हो सकती है। और उसका निरीक्षण भी हो चुका है, निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया भी उसकी है, तो जल्दी ही हम लोग इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो हमने देखी हैं, एक तो मतलब इसका टॉयलेट की साफ सफाई जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं पाई गई है। दूसरा जो ये पेमेंट ले रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, केवल ऑफलाइन ले रहे हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होना ही चाहिए, हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने कहा है कि उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर कराएं ताकि आम पब्लिक को असुविधा ना हो। तो जिला अधिकारी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान साफ सफाई ठीक ना होने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे रामनगर की। रामनगर में वन विभाग ने वन्य प्राणी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव प्राणी सप्ताह के जरिए वन्य जीवों को बचाने की भावना को जगाने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जिसमें साइकिल रैली सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे और छात्र छात्राओं ने पंपलेट के माध्यम से नगर के अलग अलग रास्तों में जागरूकता रैली कर वन्य जीव वन संरक्षण संदेश दिया है। आज तो वन्य जीव प्राणी सप्ताह जैसे हम जानते हैं कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। तो उसमें कई कार्यक्रम पूरे हफ्ते के लिए हमने प्रस्तावित कर रखे हैं। आज जो मेन हुआ था, एक यहाँ पे एक साइकिल रन हुआ था सुबह, और अभी स्कूल के जो बच्चे हैं ये आए, उन्होंने इसमें प्रतिभाग करा। रैली वैली निकाली, साथ ही एक शपथ दिलाई गई ये वन्य जीव प्राणी सप्ताह से संबंधित कि ये पर्यावरण और वन्य जीव प्राणियों के लिए सजग रहेंगे। इनके संरक्षण में इनके बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्कूलों के बच्चों ने ये विभिन्न प्राणियों की ड्रेसअप करा था। 2 बच्चे टाइगर की ड्रेस में थे और बाकी बच्चे जैसे विभिन्न प्रकार के फ्लावर, हिरन, कई पक्षियों की पोशाक में बच्चे। वन प्राणी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम बच्चों ने भी हिस्सा लिया है और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह मंगलवार को रानी पोखरी पुलिस थाने पहुंचे हैं और थाने का निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था को परखा है और इस अवसर पर एसएसपी ने थाने के माल खाने और शस्त्रागार और इसके साथ ही कैंपस, मैस और क्राइम रिपोर्ट, इसके साथ ही थाने के रजिस्टर को भी चेक किया है। पुलिस कर्मियों को
सम्मानित करने के साथ ही उनके साथ मैस में बैठकर उन्होंने खाना भी खाया है और सभी पुलिसकर्मियों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। क्षेत्र में अपराध पर सख्ती और नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान ऋषिकेश जिलाधिकारी, रानी पोखरी के थानाध्यक्ष विकेंद्र चौधरी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे थे। देखिए, जो आज निरीक्षण किया जा रहा है रानी पोखरी थाने का, इसमें बेसिकली जो हमारा रहता है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह से रखे हैं, अद्यावधिक अपडेट है कि नहीं है। और नया वाला जब से कानून हमारा BNS और BNSS लागू हुआ है तब से तो इसमें बहुत सारे ऐसे मैंडेटरी हमें रिकॉर्ड्स रखने जरूरी हैं जो थाने पर रखने चाहिए, तो उसको भी एक चेक करने का प्रावधान है, तो उसको चेक कर लिया जाए। साथ ही साथ जो हमारा मालखाना है उसमें क्या कंडीशन है, जो आवासीय व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको कोई ऐसी व्यक्तिगत समस्या या प्रोफेशनल दिक्कत तो नहीं है। सभी चीज़ों के लिए एक निरीक्षण रखा जाता है जिससे अधिकारियों से 1-to-1, कर्मचारियों से 1-to-1 बात हो जाए। और चूँकि अभी ये निरीक्षण अभी चलेगा, इसमें सभी दस्तावेजों को चेक किया जाएगा, रजिस्टर्स को चेक किया जाएगा, माल को चेक किया जाएगा, और जो भी यहाँ पर हमारे पास सरकारी असले हो चाहिए, क्या उनकी कोई कमी तो नहीं है, क्या आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को लेकर ये निरीक्षण आज रखा गया। देखिए, जो आज निरीक्षण किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। बताते चले कि पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कड़वाल को संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कर दिया है। बताते चले कि वो लंबे समय से हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर, और भूख हड़ताल के बीच राम कंडवाल और उनके साथियों की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनसे भोजन ग्रहण करने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने धरना स्थल पर पहुंचकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की है, उनसे बातचीत भी की है। साथ ही राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का उन्होंने आरोप लगाया है। वहीं बेरोजगार युवा पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। तो बेरोजगार संघ ने बताते चले कि ये अपना आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया है। और देहरादून के बाद अब खबर रामनगर से सामने निकल कर आ रही है। रामनगर में बताते चले कि रामलीला अभिनय समिति कन्या ने ब्लॉक प्रमुख रामनगर रेखा रावत और बीजेपी नेता इंदर रावत को उनके आवास टांडा में जाकर निमंत्रण पत्र सौंपा है। बताते चले कि श्री रामलीला अभिनय समिति कन्या ने 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रामलीला आयोजित कराई जाएगी और इस मौके पर श्री रामलीला अभिनय समिति कन्या अध्यक्ष प्रमोद और सारिका जोशी, आनंद सिंह रावत सहित स्थानीय ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे थे। लाल कुआं से एक घटना सामने निकल कर आ रही है जिससे सनसनी मच गई है। यहां एक व्यापारी ने गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और वहीं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार गोविंद्र मेहता का अपनी पत्नी ललिता से झगड़ा हो गया और उसने ललिता का गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर हत्या की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सीओ ने बताया है कि लोगों से पूछताछ में पता चला है कि पति पत्नी का आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। के हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ था ऐसा बताया गया। बाकी जांच का विषय है कि चल रही है उसमें जांच, और फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पे है, वो मुआयना कर रहे हैं, उस चीज़ का सैंपल कलेक्शन हो रहा है और बाकी जल्दी बाकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की से खबर है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध
सीपीयू द्वारा जगह जगह चेकिंग के नाम पर चालान करने के विरोध में, साथ ही एक ज्ञापन भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल